हेलो डियर स्टूडेंट्स, चलिए आज फिर से हम लोग जेईई मेंस 2023 की एक और प्रॉब्लम को डिस्कस करते हैं। बहुत ही आसान सी प्रॉब्लम। इस तरह के क्वेश्चन करने के बाद अंदर से आपको ये फील आता होगा कि आराम से मैं भी जेईई मेंस क्वालिफाई कर सकता हूँ और कोई भी जेईई मेंस या जेईई एडवांस क्वालिफाई कर सकता है, बशर्ते कि वो थोड़ा सा बस अपने माइंड को मेकअप कर ले इस चीज़ के लिए कि कैसे हम लोगों को एग्ज़ाम क्वालिफाई करना है। देखिए, एग्ज़ाम बीट करने के लिए, एग्ज़ाम क्वालिफाई करने के लिए, या ये कह लीजिए कि रैंक लाने के लिए कुछ अलग से किसी और दुनिया के लोग नहीं आते हैं। आप ही जैसे वो लोग भी होते हैं जो रैंकर्स होते हैं, आप ही जैसे वो बच्चे भी होते हैं जो रैंक हासिल करते हैं। बस इतना करना होता है कि जो रैंकर्स होते हैं वो थोड़े से अपने काम को सिस्टमेटिक ढंग में करते हैं, एज वेल एज सीरियसली करते हैं और सिंसियरिटी के साथ करते हैं। तो बस थोड़ी सी आपके अंदर सीरियसनेस और सिंसियरिटी की ज़रूरत होती है और काम थोड़ा सा सिस्टमेटिक वे में होना चाहिए ताकि आप लोग अपने टारगेट तक पहुँच सकें। ठीक है ना। देखिए, सबसे पहली बात यह है कि PYQs से आपको एक फ़ायदा मिलता है सबसे बड़ा, वो ये कि एक तो सबसे बड़ी बात आपको मोरली ये सपोर्ट मिलता है या आपका मतलब मोरल हाई होता है इस चीज़ को लेकर के कि अगर जेईई मेंस में इस तरह के क्वेश्चंस आ रहे हैं तो इसका मतलब तो मैं भी क्वालिफाई या मैं भी आराम से जेईई मेंस बीट कर सकता हूँ। दूसरी बात सबसे बड़ी ये होती है कि आपको एग्जामिनर का माइंडसेट समझने में फ़ायदा मिलता है। ठीक है ना, कि आप एग्जामिनर का माइंडसेट पकड़ पाते हैं कि जो क्वेश्चन पेपर में डाले जा रहे हैं उन क्वेश्चन को बनाते समय एग्जामिनर के माइंड में क्या चल रहा है, आखिर क्यों ये क्वेश्चन दिया गया है, इसकी क्या ऐसी खास इंपॉर्टेंस थी जिसकी वजह से क्वेश्चन दिया गया है। ठीक है। और अगले आने वाले एग्जाम्स में आप इन्हीं दो चीज़ों का फ़ायदा उठाकर क्या करते हैं, अपनी एक स्ट्रेटजी बनाते हैं और उस स्ट्रेटजी के साथ आप जब तैयारी करते हैं तो आपको बहुत ही आसानी से एग्ज़ाम बीट करने में मतलब डिफ़िकल्टी नहीं आती है, बहुत ही आसानी से अपना आने वाला जो एग्जाम होता है उसको बीट कर ले जाते हैं। ठीक है। तो चलिए, खैर ज़्यादा बात ना करते हैं, हम लोग क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन में कहा गया है, इन द इक्वेशन x + a/y² इंटू y - b = RT। x इज प्रेशर, y इज वॉल्यूम, r इज यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट, t इज टेम्परेचर। तो बताइए कि वो फिजिकल क्वांटिटी क्या होगी जो कि जिसका रेशियो यानी द फिजिकल क्वांटिटी इक्वल टू द रेशियो a/b, मतलब a/b के इक्वल कौन सी फिजिकल क्वांटिटी होगी। और चार ऑप्शन दिया आपको, इंपल्स, एनर्जी, प्रेशर ग्रेडियंट, कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी। देखिए, अगर मैं आपको बताऊं, आप में से जिस बच्चे ने भी डायमेंशनल एनालिसिस को अपनी क्लास में केवल 11th क्लास के लेवल पर भी पढ़ा है वो भी इस क्वेश्चन को आराम से सॉल्व कर सकता है। यानी जिसने बहुत ज़्यादा एफर्ट नहीं भी लगाए हैं, नॉर्मली पढ़ा है, क्योंकि ये क्वेश्चन आपके होम एग्जाम्स के लिए भी काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है। बस फ़र्क इतना कर दिया। देखिए क्या करते हैं ये लोग, यही करते हैं जेईई मेंस और जेईई एडवांस में जो क्वेश्चन आते हैं वो कोई अलग दुनिया से नहीं आते हैं या वो कोई अलग किताबों से नहीं आते हैं या किसी और संसार के नहीं होते, वो इसी दुनिया के क्वेश्चंस होते हैं। तो आपको वही क्वेश्चंस, बस वो क्या करते हैं, थोड़ा सा लैंग्वेज चेंज करके, कभी थोड़ा सा ट्विस्ट करके, कभी थोड़ा सा जो है ना ऑप्शंस में कुछ खेल जाएंगे। ठीक है ना, मतलब जैसे ऑप्शंस आपको इस तरह से दे देंगे। आपके अगर यही क्वेश्चन, देखिए मैं बताता हूँ आपको, अगर यही क्वेश्चन 11th क्लास में आता तो कैसे आता। वो क्वेश्चन में आपने देखा होगा बुक का क्वेश्चन है, हर एक बुक में मिल जाएगा आपको, P + a/v² इंटू v - b = RT। ऐसी इक्वेशन दी गई होती है, P + a/v² इंटू v - b = RT। ये क्या है, ये रियल गैस इक्वेशन है। ठीक है ना। तो ये क्वेश्चन पेपर बुक में जनरली आपको मिल जाएगा, हर एक बुक में मिल जाएगा जनरली। ठीक है। अब उसके बाद क्या हुआ कि चलो जी, इन्होंने P की जगह क्या कर दिया, X कर दिया, और V की जगह क्या कर दिया, Y कर दिया। इतना कोई बड़ा बात नहीं है, बाद में बता भी दिया कि X जो है वो प्रेशर है। उसमें भी क्वेश्चन में यही बताया गया था कि P प्रेशर है और V वॉल्यूम है, लेकिन उन्होंने जानबूझ के P की जगह X और V की जगह Y कर दिया। ठीक है। तो X इज प्रेशर और Y इज वॉल्यूम। क्लियर, कोई इतनी बड़ी बात नहीं है, एकदम सेम है, कुछ नहीं है, आपको वही मानना है। अब दूसरी बात पे आ जाओ, वहां पूछा गया होता है कि फाइंड द डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ स्मॉल a एंड स्मॉल b। बस इतना कहता है कि स्मॉल a और स्मॉल b का डायमेंशनल फॉर्मूला बताओ। लेकिन इस क्वेश्चन में क्या कर दिया कि a और b का अलग अलग नहीं पूछा, बल्कि a/b का पूछा। तो जाहिर है कि a/b का निकालने के लिए आपको a और b का डायमेंशनल फॉर्मूला अलग अलग फाइंड करना ही पड़ेगा, वो तो आपकी मजबूरी बन जाएगी। तो a और b का डायमेंशनल फॉर्मूला ही समझो हमें इसमें निकालना है। अब थोड़ा सा ट्विस्ट उसमें कहाँ के किया, ऑप्शंस में किया। आपको डायरेक्टली डायमेंशनल फॉर्मूला नहीं दिया है, बल्कि क्या कहा है कि बताओ a/b के इक्वल कौन सी क्वांटिटी है इसमें से। ठीक है ना, मतलब कौन सी फिजिकल क्वांटिटी वो है जो कि a/b के जैसा ही डायमेंशनल फॉर्मूला रखती हो। तो सबसे पहले तो आपको बिना टेंशन के a और b के डायमेंशनल फॉर्मूले निकालने चाहिए। और इस क्वेश्चन को देखते ही मोस्टली बच्चों को समझ में आ गया होगा कि ये डायमेंशनल एनालिसिस का क्वेश्चन है। हालांकि एक चालाकी और की है, क्वेश्चन में पूरे में कहीं भी डायमेंशनल
एनालिसिस वर्ड का इस्तेमाल नहीं किया गया है। इसका मतलब है कि आप क्वेश्चन को देखकर कुछ बच्चे ऐसे होंगे जो शायद पहचानने में प्रॉब्लम आएगी उनको कि ये चैप्टर आखिर कौन सा है, किस जगह से क्वेश्चन लिया गया है, ठीक है। लेकिन जिसने जरा सा भी सीरियसली पढ़ाई की हुई है, सिंसियरिटी के साथ पढ़ाई की हुई है, वो आसानी से क्वेश्चन को समझ जाएगा। अब चलिए आते हैं इसके कॉन्सेप्ट के पीछे। सबसे पहली बात, हमें अगर किसी भी अननोन क्वांटिटी का फिजिकल फॉर्मूले की हेल्प से डायमेंशनल फॉर्मूला पता करना होता है तो हम एक प्रिंसिपल को ध्यान में रखते हैं और वो प्रिंसिपल है होमोजेनिटी प्रिंसिपल। और होमोजेनिटी प्रिंसिपल कहता है कि ओनली दोज फिजिकल क्वांटिटीज कैन बी एडेड और सब्ट्रैक्टेड विच हैव सेम यूनिट और सेम डायमेंशनल फॉर्मूला। मतलब हम सिर्फ उन्हीं फिजिकल क्वांटिटी को ऐड या सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं जिनके डायमेंशनल फॉर्मूले आपस में इक्वल होते हैं। पहली बात आप समझिए, मैं अगर चाहूं तो इस क्वेश्चन को मुश्किल से 30 सेकंड में इसको सॉल्व कर दूंगा, कोई इतनी बड़ी बात नहीं है। लेकिन आपको मैं 30 सेकंड में सॉल्व नहीं करा रहा हूं, मैं आपको आराम से बता रहा हूं कि आपको क्वेश्चन को टैकल करने के लिए बहुत पेशेंसली पहले पढ़ाई करनी होती है। पेपर में आप जितनी फास्ट कर सकते हैं करिए, लेकिन पहले आराम से चीज़ों को समझिए, ठीक है। तो मेरा मकसद इसी क्वेश्चन के हेल्प से आपको कई सारे कॉन्सेप्ट समझाना है। तो अब एक पहला कॉन्सेप्ट क्या आ गया, प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी। और प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी क्या कहता है, प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी कहता है कि ओनली दोज फिजिकल क्वांटिटी कैन बी एडेड और सब्ट्रैक्टेड विच हैव सेम यूनिट और सेम डायमेंशनल फॉर्मूला। मुझे उम्मीद है बात समझ पा रहे होंगे आप लोग, ठीक है। चलिए जी, अगर आपको इतनी बात समझ में आ रही है तो बहुत ध्यान से अब आगे बढ़ने की जरूरत है। यानी कि जैसे मान लीजिए, इसको कहना ये था कि हम उन्हीं क्वांटिटी को ऐड और सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं जिनकी यूनिट सेम होती है या जिनके डायमेंशनल फॉर्मूले सेम होते हैं। जैसे मीटर में मीटर ही ऐड किया सकता है, 4 मीटर प्लस 5 मीटर बराबर 9 मीटर। लेकिन अगर कोई कहे 4 मीटर प्लस 5 किलोग्राम, तो 4 मीटर में 5 किलोग्राम को ऐड नहीं कर सकते, बिकॉज दोनों के डायमेंशनल फॉर्मूले भी डिफरेंट, ठीक है ना। मीटर मतलब लेंथ और किलोग्राम मतलब मास, तो मास और लेंथ एक अलग अलग क्वांटिटी हो गई, दोनों के डायमेंशनल फॉर्मूले भी डिफरेंट हैं और दोनों की यूनिट भी डिफरेंट है, इसलिए हम मास और लेंथ को आपस में ऐड नहीं कर सकते, ठीक है। इसका मतलब दो फिजिकल क्वांटिटीज ऐड होकर उनका रिजल्ट तभी मिलता है जब उनके यूनिट या डायमेंशनल फॉर्मूले सेम होते हैं। क्लियर इतनी बात, होमोजेनिटी प्रिंसिपल कहता है। अब आते हैं इसी बेस पर हम लोग ए और बी का डायमेंशनल फॉर्मूला बनाएंगे। वो कैसे बनाएंगे, इस वाले टर्म को जरा देखिए ध्यान से आप। इसमें क्या किया गया है, x प्लस ए अपॉन वाई स्क्वायर। अगर x प्लस ए अपॉन वाई स्क्वायर कहीं लिखा है तो इसका मतलब ये दो चीजें आपस में ऐड हो रही हैं, और इन दो चीजों को, इन दो क्वांटिटी को अगर हमने आपस में ऐड किया है तो इसका सीधा मतलब निकल के आता है कि इनके डायमेंशनल फॉर्मूले आपस में क्या रहे होंगे, इक्वल रहे होंगे। तो हम यहां पर लिख देंगे अकॉर्डिंग टू होमोजेनिटी प्रिंसिपल, ठीक है ना, अकॉर्डिंग टू होमोजेनिटी प्रिंसिपल। ओके, इस प्रिंसिपल को ध्यान में रखते हुए अगर बात करें तो डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ x, डीएफ मतलब डायमेंशनल फॉर्मूला, डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ x इज इक्वल टू क्या होना चाहिए, डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ a अपॉन वाई स्क्वायर, a अपॉन वाई स्क्वायर। क्लियर। अब मुझे लेकिन a का डायमेंशनल फार्मूला निकालना है तो मैं y को कहाँ ले जाऊंगा, इस साइड। तो मैं इसको लिख दूंगा डायमेंशनल फार्मूला ऑफ x इंटू वाई स्क्वायर इज इक्वल टू डायमेंशनल फार्मूला ऑफ a। अब देखिए x का डायमेंशनल फार्मूला क्या होगा, x मतलब x क्या है यहाँ पर प्रेशर, मुझे a का डायमेंशनल फार्मूला निकालना है तो इनके लिखने ही पड़ेंगे। तो x क्या है यहाँ पर प्रेशर। अब प्रेशर का भी आपको अगर ना पता हो तो आप यहाँ आ जाइए जल्दी से। हम जानते हैं प्रेशर इक्वल टू होता है फोर्स अपॉन एरिया, तो प्रेशर का फॉर्मूला हो जाएगा फोर्स अपॉन एरिया। और फोर्स का मोस्टली बच्चों को पता होता है और पता होना भी चाहिए, क्योंकि किसी भी टाइप के फोर्स, यानी न्यूक्लियर फोर्स हो, चाहे ग्रेविटेशनल फोर्स हो, चाहे इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स हो, चाहे वो कोई भी टाइप का फोर्स हो, हर एक फोर्स की यूनिट न्यूटन होती है और हर एक फोर्स का डायमेंशनल फार्मूला mLT की पावर -2 होता है। तो मुझे पूरी उम्मीद है कि आपको ये बात समझ में आ रही होगी। तो फोर्स का डायमेंशनल फार्मूला हो गया mLT की पावर -2 और एरिया का डायमेंशनल फार्मूला हो जाएगा L स्क्वायर। तो इसका मतलब अगर मैं प्रेशर का निकालूंगा तो वो आ जाएगा mL की पावर -1 T की पावर -2। मुझे पूरी उम्मीद है बात पकड़ में आ रही होगी। देखिए ये L की पावर 2 जब ऊपर जाएगी तो L की पावर -2 हो जाएगा, 1 -2। तो 1 में से -2 घटाएंगे तो कितना आएगा, मतलब 1 में से 2 गया तो -1, T की पावर -2। तो प्रेशर का हमने निकाल लिया अलग से। वॉल्यूम का हम जानते ही हैं कि वॉल्यूम का डायमेंशनल फार्मूला क्या होता है, L³ होता है, ठीक है ना। तो वॉल्यूम का भी मैंने लिख दिया, ये क्या होता है, L³। ओके, तो दोनों का मुझे पता चल गया, मतलब वॉल्यूम का भी और प्रेशर का भी। और मुझे निकालना किसका था, जरा यहाँ पे आइए देखिए, डायमेंशनल फार्मूला ऑफ x इंटू वाई स्क्वायर। तो x का लिख दूंगा क्या, प्रेशर का mL की पावर -1 T की पावर -2, y मतलब वॉल्यूम, वॉल्यूम का लिख दूंगा कितना, L³ की पावर 2, L³ की पावर 2। क्लियर। इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, डायमेंशनल फार्मूला ऑफ a
चलिए अब आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा, ठीक है। तो अब ये कितना हो जाएगा, इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करिए, ये बन जाएगा ml की पावर -1 ये रहा, और l की पावर 3 की पावर 2, तो पावर के ऊपर जब पावर होती है तो उस पावर का आपस में मल्टीप्लाई हो जाता है, तो 3 × 2 करने के बाद ये 3 की पावर मतलब ये हो जाएगा l की पावर 6, तो l की पावर -1 और l की पावर 6 जब मल्टीप्लाई होंगे तो बन जाएगा l की पावर 5, और ये हो जाएगा t की पावर -2। ये किसका डायमेंशनल फॉर्मूला आया है, ये आ गया आपका डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ A। ओके, तो मुझे पूरी उम्मीद है बात समझ में आ गई होगी। A का डायमेंशनल फॉर्मूला आ गया। अब मेरा मकसद है B का डायमेंशनल फॉर्मूला निकालना। तो आप दूसरा टर्म उठाइए, देखिए y माइनस बी किया गया है, y वॉल्यूम है और b एक अननोन है, तो y मतलब वॉल्यूम, इन दो चीज़ों को सबट्रैक्ट किया गया है, तो उन्हीं दो चीज़ों को हम सबट्रैक्ट कर सकते हैं जिनके डायमेंशनल फॉर्मूले सेम होते हैं। तो डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ y जो है वो क्या होना चाहिए, डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ y इक्वल टू डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ b हो जाएगा। अब y मतलब वॉल्यूम, वॉल्यूम का डायमेंशनल फॉर्मूला कितना हो जाएगा, l3, तो l3 इक्वल टू हो जाएगा सीधे डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ b। अब जरा आगे बढ़िए, आगे बढ़ने पर आपको किनका निकालना था, डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ a अपॉन b पता करिए। तो डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ a अपॉन b जब निकालेंगे तो a का डायमेंशनल फॉर्मूला हम ऑलरेडी निकाल रखे हैं, ये रहा m कितना है, देखिए m l की पावर 5 t की पावर -2 ये आ गया, और नीचे क्या है l3, नीचे क्या है l3, क्या गजब चीज़ें बन के आ रही हैं, बड़ा मज़े का हो गया, समझ में आ रहा है ना। अब देखिए l3 से इस l की पावर 5 को ख़त्म करिए, क्या बचेगा, l² t की पावर -2, ml² t की पावर -2। बताइए, ये तो सबको पता होगा, तुरंत आप लोग के दिमाग में आ गया होगा कि ये एनर्जी का डायमेंशनल फार्मूला है, वर्क का, एनर्जी का, टॉर्क का, इनका तीनों का डायमेंशनल फार्मूला सेम होता है, जो कि कितने के इक्वल होता है, ml² t की पावर -2। समझ रहे ना, मैं दो फार्मूले याद करने के लिए कहता हूँ बच्चों को, वैसे कोई मतलब नहीं है, डायमेंशनल फार्मूले को रटने की जरूरत नहीं है, आपको फार्मूले याद करने हैं। जैसे मान लीजिए कि एनर्जी का डायमेंशनल फार्मूला बनाना है आपको, तो कोई भी एक एनर्जी का फार्मूला आपको याद होना चाहिए। मान लीजिए आपको काइनेटिक एनर्जी का फार्मूला याद है, 12 mv², तो उससे बन जाएगा एनर्जी का डायमेंशनल फार्मूला। आपको पोटेंशियल एनर्जी का फार्मूला याद है, P पोटेंशियल एनर्जी इक्वल टू mgh, तो उससे भी बन जाएगा एनर्जी का डायमेंशनल फार्मूला। आपको मान लीजिए स्प्रिंग की पोटेंशियल एनर्जी का फार्मूला पता है, 12 kx², उससे भी बन जाएगा आपका डायमेंशनल फार्मूला ऑफ एनर्जी। यानी किसी भी टाइप की एनर्जी हो, दो चीज़ों के मैं कहता हूं कि याद रख लो, ये बहुत बार आते हैं भाई, फोर्स का और एनर्जी का डायमेंशनल फार्मूला बहुत बार यूज़ किया जाता है। तो सबसे पहली बात, फोर्स का आप डायमेंशनल फार्मूला है, मतलब बार बार जब आप क्वेश्चन करेंगे, प्रैक्टिस करेंगे तो ऐसे ही याद हो जाएगा। फोर्स का डायमेंशनल फार्मूला होता है ml t की पावर -2, चाहे वो किसी भी टाइप का फोर्स हो, और एनर्जी का डायमेंशनल फार्मूला होता है ml² t की पावर -2, क्योंकि एनर्जी और वर्क का सेम ही होता है। एनर्जी का वर्क बराबर क्या होता है, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, फोर्स का होता है ml t की पावर -2 इंटू डिस्प्लेसमेंट का होता है l, तो ml t की पावर -2 में l का मल्टीप्लाई कराएंगे, कितना बन जाएगा, ml² t की पावर -2। मुझे पूरी उम्मीद है बात पकड़ में आ गई होगी। तो इसको देखते ही हमारी समझ में आ गया कि ये जो डायमेंशनल फार्मूला बना है ये एनर्जी का बना, तो ये यानी कि हम कह सकते हैं कि A अपॉन B का जो रेशियो है वो एनर्जी को रिप्रेजेंट कर रहा होगा, और एनर्जी यहाँ पर दूसरे ऑप्शन में दी गई है। पहले ऑप्शन में था इंपल्स, दूसरे में एनर्जी, तीसरे में प्रेशर ग्रेडियंट, और चौथे में कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी। तो आपको ज़्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है, बस इतने से आपको समझ में आ गया होगा। बाकी तीनों के भी आपको डायमेंशनल फार्मूले पता होने चाहिए, लेकिन डायमेंशनल फार्मूले रटने नहीं है, आपको सिर्फ फिजिकल फार्मूले रटने हैं। जैसे मान लीजिए कि इंपल्स ही है, तो इंपल्स का डायमेंशनल फार्मूला नहीं रटेंगे हम, बल्कि हम कहेंगे इंपल्स इक्वल टू होता है फोर्स इनटू टाइम, या फिर इंपल्स इक्वल टू होता है चेंज इन मोमेंटम। तो चेंज इन मोमेंटम से निकालेंगे तो भी इंपल्स का आ जाएगा, फोर्स इनटू टाइम से अगर निकालेंगे तो भी इंपल्स का डायमेंशनल फार्मूला बन जाएगा। अब बात आती है प्रेशर ग्रेडियंट की, तो प्रेशर ग्रेडियंट होता है dp/dx, dp/dx मतलब चेंज इन प्रेशर विद रेस्पेक्ट टू डिस्टेंस, मतलब डिस्टेंस के साथ साथ प्रेशर में कितना चेंज आ रहा है वो होता है प्रेशर ग्रेडियंट। तो ऊपर आएगा dp, नीचे आएगा dx मतलब डिस्टेंस, तो प्रेशर अपॉन डिस्टेंस करके निकल जाएगा आपका क्या, प्रेशर ग्रेडियंट, इसका भी निकल जाएगा। अब आया बच्ची बात कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी की, तो कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी के लिए आपको विस्कस फोर्स पे जाना पड़ेगा, और न्यूटन्स लॉ ऑफ विस्कोसिटी के अकॉर्डिंग जो हमारा विस्कस फोर्स का फॉर्मूला बना था वो बना था F = ईटा A dv/dx, जिसमें कि ईटा होता है कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी, A होता है एरिया ऑफ द बिटवीन द लेयर, और आपका dv/dx होता है वेलोसिटी ग्रेडियंट, ठीक है। तो उससे आपका किसका भी डायमेंशनल फॉर्मूला निकल आएगा, कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी का भी निकल आएगा। बट इस क्वेश्चन में ऐसी कोई खास जरूरत
नहीं थी। और जेई मेंस 2023 का क्वेश्चन इतनी इजीली अगर आपसे हो जा रहा है तो आपको अंदर से कॉन्फिडेंट रहने की ज़रूरत है कि ऐसा कुछ भी हवा नहीं है कि एग्जाम में जो क्वेश्चन आएंगे वो आपसे हो नहीं पाएंगे। एग्जाम में आने वाले क्वेश्चंस आप ही की किताबों से आते हैं, बस थोड़ा सा आपको ध्यान से समझना है चीज़ों को। मतलब 1% भी आप लापरवाही के साथ ना पढ़ाई करिए कि बस ऊपर ऊपर से आपने पढ़ लिया। थोड़ा सा जैसे मान लीजिए कि कोई क्वेश्चन आप कर रहे हैं सॉल्व, तो जब आप घर पे बैठ करके कोई न्यूमेरिकल या कोई क्वेश्चन सॉल्व कर रहे होते हैं तो उसको हर एक एंगल से जांचने की कोशिश करिए, है ना। 360 डिग्री अप्रोच लगाइए, मतलब हर एक क्वेश्चन पर आप 360 डिग्री की तरफ सोचिए। 360 डिग्री मतलब घुमा फिरा के हर तरफ से देखिए उस क्वेश्चन को कि आखिर इसमें क्या क्या पूछा जा सकता है। मान लो ये क्वेश्चन अगर बदल के आएगा तो और कैसे आएगा, या इसी क्वेश्चन में और क्या पूछा जा सकता था, या ये क्वेश्चन को चेंज करने की कोशिश करें तो इसी सेम क्वेश्चन में क्या बदलाव किया जा सकता है, क्योंकि वही सेम क्वेश्चन बस बार बार थोड़ा बहुत उधर इधर करके रिपीट होते रहते हैं। कोई इतनी बड़ी बात नहीं है। मुझे पूरी उम्मीद है कि आपने इस क्वेश्चन को आसानी से समझ लिया होगा और आपने आज की इस वीडियो को एंजॉय भी किया होगा। अगर आप चैनल पर अभी नए हैं और आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ऐसे ही जेई मेंस और नीट से रिलेटेड बेहतरीन वीडियोस आपको इस चैनल पर मिलते रहेंगे। आप चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन दबा करके नोटिफिकेशन बेल के लिए भी अपने आप को नोटिफिकेशन के लिए भी तैयार कर लीजिए ताकि आपको हमारी सभी आने वाली वीडियोस नोटिफिकेशन मिलते रहे। वेरी वेरी थैंक्स फॉर वॉचिंग।